नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो कि 2019 की विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं रीजनिंग के इन प्रश्नों को और जान लेते हैं कि आपकी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ, ताकि आपको समझ में आ सके कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये है पहला प्रश्न, इसमें पूछ रहा है। देखिए अगर आपको वीडियो को पूरा लाभ लेना है तो मेरे प्रश्न स्लाइड पे लाते ही आप वीडियो को रोक दिया करिए, रफ और पेन लेकर बैठिए और खुद से उत्तर लगाने का प्रयास करिए। और आप जब खुद से उत्तर बता ले तब जाके वीडियो को आगे बढ़ाया करिए। खैर यहाँ पर मैं उत्तर बताने जा रहा हूं, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। करेक्ट ताश के खेल में VXYZ यानी 4 लोग हैं। तो ताश का खेल जब भी हो आप ऐसा प्लस का निशान बना लिया करिए और ये सब लोग आमने सामने ऐसे बैठते हैं। तो यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो एक्स वाई के बाएं हैं और भी जेड के दाएं हैं। अगर एक्स पश्चिम की ओर है तो ये मेन जो लाइन है ये बाद में जाके आपको डिस्टर्ब कर सकता है। एक्स का मुंह पश्चिम की ओर है तो जो एकदम स्पष्ट तथ्य रहा करे, जिसके चलते कोई परेशानी बाद में हो रही है, उसी लाइन को सबसे पहले बना दीजिए। एक्स का मुंह पश्चिम की ओर है, इसका मतलब ये नहीं, ये देखिए ये दिशा पश्चिम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्स पश्चिम में बैठा है, क्योंकि इसका मुंह बोल रहा है, इसका मुंह पश्चिम है। यानी कि जब ये यहां बैठेगा तब इसका मुंह जो है पश्चिम में होगा। यानी एक्स कहां बैठा है तो एक्स यहां बैठा है, ऐसे बैठेगा क्योंकि सब लोग ऐसे, ये दोनों ऐसे बैठे होंगे, ये दोनों ऐसे बैठे होंगे, तो यहां जो बैठेगा उसका मुंह पश्चिम की ओर होगा। इसलिए ये याद रखिएगा कि इसको पूरब में बैठाना पड़ेगा। अब पहले शुरू करते। एक्स जो है वाई के बाईं ओर है, एक्स जो है वाई के बाईं ओर है, यानी वाई जब यहां बैठेगा तब, क्योंकि वाई का चेहरा ऐसे होगा तो एक्स किधर है तो वाई के बाएं हाथ की तरफ है। और वी जो है जेड के दाएं है, वी जो है जेड के, तो जेड यानी कि यहां बैठेगा और भी यहां बैठेगा, क्योंकि जेड ऐसे बैठा होगा। वी किधर है तो जेड के दाएं हाथ की तरफ है। तो अब पूछा जा रहा है प्रश्न कि V का मुंह किस दिशा में है। तो V का ये जो मुंह है, ये भी बैठा है दक्षिण में, लेकिन इसका मुंह किस दिशा में है तो उत्तर दिशा में है। आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, HEAD को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाता है। तो वीडियो रोक कर उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, H आता है 8 नंबर पे तो इसको लास्ट में लिखा गया, E आता है 5 नंबर पर तो उसके बाद लास्ट में लिखा गया, A आता है 1 नंबर तो उसके बाद लास्ट में, D आता है 4 नंबर तो उसके बाद लास्ट में। अगर एक से समझ में ना आया हो तो एक बार और दिया, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। P आता है 16 नंबर पे तो 16 लिख दिया है, A आता है 1 नंबर पे तो 1 लिख दिया है, S आता है 19 नंबर पे तो 19 लिख दिया, T 20, E 5। तो अब क्या करना है, आंसर लाना आसान हो गया। T आता है 20 पे, लेकिन शुरू में नहीं बल्कि लास्ट में लिखना है। फिर R 18, फिर I 9, C 3, K 11। अब आपको इसी को ढूंढना है, 11, 39, 18, 20, 11, 39, 18, 20, जो कि विकल्प A में है। हमारा आंसर हो जाता है A। उस विकल्प का चयन कर जो सही रूप से रिक्त स्थान की और श्रृंखला को पूरा करता है। तो आपको यहां पर बताना है कि श्रृंखला में ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है यहां पर क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में अंतर निकालने से ही हमें आंसर प्राप्त होता है। तो 2 और 5 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 5 और 7 में 2 का अंतर है। 7 और 12 में 5 का अंतर है। तो 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 5 बढ़ गया, ऐसे इसका मतलब ये समझ में दोनों का अंतर 3, 2, 5 हो गया है। तो कुल मिला के ऐसा प्रश्न एक बार यूपी पुलिस में भी आया था। तो अब ज्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको पैटर्न दिख सकता है। तो देखिए 2 और 5 को इसने जोड़ दिया है तो अगला अंक प्राप्त हुआ है। अब अगला इसके बाद वाला अंक यानी 12 प्राप्त करना है तो क्या करना है कि 7 और 5 यानी पिछला वाला 2 जोड़ने से अगला प्राप्त हो जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा तो पिछला 2 यानी कि 7 और 12 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। यानी पिछला 2 जोड़ने से अगला अंक प्राप्त हो रहा है। आंसर हो गया डी। कौन सा सब इस समूह का हिस्सा नहीं है, यानी अलग छांटना है। तो देखिए आप इसे खुद से बताने का प्रयास करिए। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं, सॉल्यूशन बता रहा हूं। ये एक तो ये हो सकता है, 2 तरीके से इसका आंसर हो सकता है। पहला तरीका है विपरीत अक्षर के आधार पे,
विपरीत अक्षर। डोर विंडो, यानी कि ये शुरू से चौथा है, लास्ट चौथा है, शुरू से 20वां, लास्ट से 20वां। विपरीत अक्षर। जीटी रोड, बी वाई डोर विंडो, ये भी विपरीत अक्षर, यानी कि शुरू से दूसरा, लास्ट से दूसरा, शुरू से 23वां, लास्ट से 23वां। उसी तरह से फ्यूज, लेकिन ये हाई स्कूल नहीं है, यानी यही हमारा आंसर है। ये शुरू से तीसरा, लास्ट से तीसरा, शुरू से 23वां, लास्ट से 23वां, यानी हमारा आंसर सी है। और एक विपरीत अक्षर, और एक तरीका ये है कि आप जो कि यूपी एसएससी जीडी में खासतौर से इस पैटर्न प्रश्न पूछ रहे हैं, जब भी अलग छाटने के लिए दे तो ये पैटर्न आप ध्यान दिमाग में बसा लीजिएगा कि डी आता है देखिए 4 नंबर पे, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे, और प्लस जी आता है 7 नंबर पे। सबको जोड़िए, 20 20 40 43 44 45 46 47 50 54, टोटल 54 आ रहा है। इसको भी अब आप जोड़ेंगे 2 + 25 + 23 + 4, तो ये भी आएगा 54। इसको जोड़ेंगे 3 + 24 + 23 + 4, तो ये भी आएगा 54। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 54 नहीं आएगा। अब ज्यादा आए तो भी गलत, कम आए तो भी गलत, कुल मिला के आंसर हो जाएगा सी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार से। कुल मिला के समरूपता का प्रश्न पूरा पढ़ने की जरूरत है। यातना संबंधी क्रूरता, यातना देना क्या कहलाता है? तो क्रूरता कहलाता है। तो क्षमाशीलता क्या कहलाता है? तो माफी तो नहीं है, कृतज्ञता नहीं है। कुल मिला के उदारता होगा कि विनम्रता होगा? तो यातना देने वाले को क्रूर कह सकते हैं, तो क्षमा करने वाले को उदार कह सकते हैं, उदार हृदय है। हमारा आंसर हो गया बी। ये हिंदी की जानकारी वाला प्रश्न हो गया। अब इसमें अलग छाटना है, अलग कौन सा है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 2 3 लिखा है तो इसमें 3 2 लिख दिया, यानी 23 है तो ये 32 उसका उल्टा लिख दिया। 12 है यानी 1 2 है तो इसमें 2 1 लिख दिया है। 1 4 है तो इसमें 4 1 लिख दे रहा है। 1 7 है तो 7 1 लिखना चाहिए, नहीं लिखा इसलिए यही गलत है, यानी यही हमारा आंसर है। वीडियो रोक दीजिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। एक दमदार प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए 6 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, 10 का भी वर्ग करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 10 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100। तो 36 और 64 जोड़ के बीच में 100 आ गया है। तो ऐसा और किसमें है कि इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है, यानी 6 36 8 64, और 64 और 36 जोड़ने पर इसका वर्ग 10 दहिया में 100 आ रहा है। तो ऐसा है विकल्प डी। ये 5 5 25, 12 12 ये में 144, और दोनों को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा, जो कि 13 का वर्ग है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। अब ये न्याय वाक्य का प्रश्न है, चित्र खटाक से बना लीजिए। कुछ आम फल है, कुछ आम फल है, और सभी फल, कुछ आम फल है, सभी फल मीठे होते हैं। तो सभी फल को घेर दीजिए मीठे से। अब कह रहा है कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं, कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं। सही बात है, इतना भाग जो है, कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा सभी मीठे फल हैं, सभी, अच्छा दूसरा है सभी मीठे पदार्थ फल होते हैं। सभी मीठे पदार्थ फल नहीं होते। बाहर वाले को मैंने बताया था, भीतर, बाहर और भीतर वाले में तुलना हो तो बाहर वाले को कुछ बोलते हैं और भीतर वाले को सभी बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सभी मीठे पदार्थ फल है, सभी मीठे, बाहर वाले को सभी बोल दे, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें एक और निष्कर्ष, कुछ आम ना तो फल है और न ही मीठे। कुछ आम यानी कि यहां पर जो आम है, कुछ आम न तो फल है न मीठे, बिल्कुल सही है। कुछ आम न तो फल है न तो मीठे, यानी कि हमारा पहला और तीसरा सही है, यानी पहला तीसरा का मतलब आंसर हो जाएगा बी। अब श्रृंखला का पालन करते हुए बताना है कि यहां पे यानी अगला चित्र जो है क्या आएगा, अगला आंसर क्या आएगा, यानी इसके बाद ही जो है यहां पर क्या आएगा। तो आप खुद से प्रयास करें, उसके बाद देखिए मैं इसका सलूशन बता रहा हूं।
देखिए इसमें कर क्या रहा है, ये तीर जो है इसमें गायब हो गया, कहीं नहीं है। पहला वाला चित्र जो है, पहली वाली आकृति, ये वाली जो है पहली आकृति, ये क्या हो जा रही है, गायब हो जा रही है। पहली आकृति गायब। अब इसमें पहली आकृति ये गोल वाला है, तीर गोल वाला देखिए इसमें पहली आकृति यानी ये है, ये गायब हो गया। अब इसमें पहली आकृति ये है, ऐसा वाला तीर इसमें देखिए गायब हो गया है, यानी पहली वाली आकृति जो है वो की गायब, अगले में ये गायब। तो अब नंबर है ये वाला आकृति जो है वो अगले में गायब हो जाएगा। अब क्या अंतर हो रहा है, अब बाकी ये जो चित्र है ये वाला गोल वाला, इसमें उलट के ये वाली पहली आकृति गायब हो रही है। अब ये वाला जो चित्र है बाएं है तो ये दाएं पलट गया है, ये वाला दाएं मुंह है तो इसका बाएं हो गया, ये वाला चौकोर वाला बाएं साइड में तो इसमें दाएं साइड में हो गया। और नीचे एक नई आकृति जुड़ जा रही है, दो परिवर्तन हो रहा है, ऊपर वाला गायब और नीचे नई आकृति जुड़ रही है। अब बाकी सभी पलट जा रहे हैं, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। अब देखिए ये गायब हो गया। अब ये वाली आकृति बाएं है तो इसमें दाएं हो गया, ये दाएं है तो इसमें बाएं हो गया, ये बाएं है तो इसमें दाएं हो गया, ये वाली आकृति नई एक जुड़ गई है। अब ये वाली आकृति देखिए गायब हो गया। अब ये वाली आकृति बाएं है तो दाएं, ये दाएं है तो बाएं, और ये बाएं है तो इसमें दाएं, और ये वाली नई आकृति जुड़ गई है। तो अब आंसर लाने के लिए देखिए क्या होगा, ये वाली आकृति गायब हो जाएगी, पहली आकृति। अब दूसरी आकृति ये है तो ये बाएं साइड में है तो ये दाएं साइड में हो जाएगी, ये दाएं साइड में है तो बाएं साइड में हो जाएगा। उसके बाद ये बाएं साइड में है तो ये दाएं साइड में हो जाएगा। और यहां पर एक नई आकृति आएगी। अब नई आकृति कौन सी होगी तो वो विकल्प से पता चलेगा। तो फिलहाल जितना हम लोग ने ये तीन आकृति ढूंढा, इससे हम लोग देखते हैं ऐसा किसमें है, तो ऐसा इसमें है, पहली आकृति से पकड़ में, इसमें है और किसी में नहीं, इन दोनों में नहीं है। तो इन तीनों दोनों में ये कॉमन है, ये इसमें भी है, ये तीनों में, ये इसमें भी है, सेम टू सेम। अब इससे पकड़ना कि ये वाला जिसमें दिया है वो आंसर होगा या ये वाला जिसमें दिया है वो आंसर होगा। तो देखिए ये वाला जो है नई आकृति नहीं है, क्योंकि यहां पर ये आ चुका है तो इसको नई आकृति नहीं कहें। नई आकृति का मतलब पीछे जो ना आया हो, लेकिन ये वाली जो आकृति है चौकोर वाली, ये पीछे आ चुका है, इसलिए इसको नई आकृति नहीं कहेंगे। और इसमें ऐसा उल्टा वाला जो त्रिभुज है और कहीं नहीं आया, इसलिए यही नई आकृति, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। फिर न्याय वाक्य का प्रश्न है, कुछ फूल सफेद है, कुछ फूल सफेद है, कुछ सफेद वस्तुएं गोलाकार है, गोलाकार। तो ऐसा जलेबी वाला चित्र बनता है। तो मैंने बताया था एक और चित्र बनता है इमरती वाला, फूल सफेद गोलाकार। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ फूल गोलाकार होते हैं, तो कुछ फूल, देखिए फूल यहां पर है, फूल यहां पर है और गोलाकार यहां पर, यानी कि दोनों के बीच में इतनी दूरी है। यानी कि कह रहा है कि कुछ फूल गोलाकार है, लेकिन ये चित्र कह रहा है कि कोई फूल गोलाकार नहीं है, यानी कि ये वाला निष्कर्ष गलत हो गया। इसमें अगर चेक करें तो कुछ फूल गोलाकार है, ये बात सही है, लेकिन गलत सही बराबर गलत होता है, इसलिए गलत ही होगा। जब तक दोनों में सही नहीं तब तक सही नहीं। हर गोलाकार वस्तु, हर गोलाकार वस्तु, हर गोलाकार, जितना ये गोलाकार वस्तु है या तो सफेद है या फूल है। तो जब यहां पर जो गोलाकार वस्तु होगी वो हो सकता है ना फूल हो ना सफेद हो, इसलिए ये वाला निष्कर्ष भी गलत है। और भी कई तरीके से ये गलत है, यानी दोनों ही निष्कर्ष हमारे यहाँ पर गलत हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब देखिए ये समरूपता का प्रश्न है। इसमें आपको बताना है सवेरा संध्या से उसी प्रकार संबंधित है, यानी सवेरा अगर संध्या है तो उसी तरह से उद्घाटन संबंध क्या होगा। तो सवेरा यानी सुबह, संध्या यानी शाम, तो सुबह का विलोम शब्द होता है शाम, यानी विलोम संबंध है। तो उद्घाटन यानी शुरू में होता है, तो लास्ट में क्या होता है, आमंत्रण, तो शुरू में ही हो जाता है। समागम मतलब होता है मिलन, सम्मेलन, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। निष्कर्ष तो लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं जैसे उद्घाटन का हो जाएगा, उद्घाटन और लास्ट में विदाई। हमारा आंसर हो जाता है बी। समरूपता का फिर से प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, बी है तो ए लिख दिया है,
यानी कि -1। अब d है तो इसके बदले में f लिखा है, तो कितना EF यानी कि प्लस, यहां पर कर रहा है +2। अब f है तो यहां पर c लिखा है यानी कि माइनस में जा रहा है, कितना माइनस, तो इधर से इधर आप पढ़ लीजिए। c है तो DEF यानी कि -3। अब h है तो l लिखा है यानी कि प्लस में है, h है तो IJKL यानी +4। यानी कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 तो क्रमशः 1 2 3 4 क्रमशः है, लेकिन शुरू में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो आंसर भी शुरुआत में माइनस से आएगा। f से पहले क्या आता है, e आता है। ये हो गया। अब +2 करना है, h के बाद IJ, अब -3 करना है, तो j आता है 10 नंबर पे, तो 10 में से 3 निकालेंगे तो 7, 7वां अक्षर होता है g। ऐसे ही आप भी माइनस किया करिए, जब भी माइनस करना तो अक्षर को अंक में बदल के माइनस करके उसके बाद फिर से अंक को अक्षर में बदल लिया करिए। अब करना है +4, तो l में 4 जोड़ेंगे तो MNOP P आ जाएगा, यानी कि EJGP, EJGP यानी आंसर हो जाएगा हमारा B। 6 वस्तुएं हैं। भारी हल्के की बात है तो देखिए, ऊपर जो लिखेंगे हम लोग वो भारी रहेगा, अपने समझने के लिए है, और नीचे जो रहेगा वो यानी कि उससे हल्का रहेगा। और इसमें जो स्पष्ट जानकारी रहे उसी को लिखना चाहिए उसके नीचे। देखिए जैसे लिख रहा है कि Q R से भारी है, Q की कहानी चल रही है, इस Q की, तो हम लोग यहां बना लेते हैं। Q जो है R से भारी है, R से भारी है इसलिए हमने इसे ऊपर लिख दिया। बात चल रही Q की, Q जो है R से भारी है, लेकिन का मतलब यही Q R से भारी है, लेकिन मतलब यही Q T से हल्की है, यही Q T से हल्का है यानी कि T के नीचे है। तो अगली लाइन देखते हैं, S T से हल्का, S क्या है, T से हल्का है, S जो है T से हल्का है, तो S जो है T के नीचे अब कहीं भी रह सकता है, पता नहीं है कहां रहेगा, बस इतना पता है कि S, कुछ लोग यहीं पे T के नीचे लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहा है कि S जो है T से हल्का है, तो T से हल्का है, कितना हल्का है, क्या इतना हल्का है कि S Q से भी नीचे होगा, या क्या इतना हल्का है कि R से भी नीचे होगा, या एकदम नीचे चला जाएगा, पता नहीं, इसलिए फिलहाल में हम लोग यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, ऐसा चित्र बना के S यहां पर लिख लिए। S T से हल्की है, लेकिन यानी यही S की बात चल रही है, लेकिन का मतलब उसी की बात चल रही है। लेकिन U से भारी है, कौन, तो S T से हल्का है, यानी यही S U से भारी है, U से भारी है का मतलब U से ऊपर रहेगा, यानी ऐसे, यही S T से हल्का है इसलिए नीचे, और यही S U से भारी है यानी कि U से ऊपर रहेगा। अब ये दोनों T से नीचे कितना रहेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये दोनों T से नीचे रहेंगे इतना पता चल गया। ये दोनों T से नीचे रहेंगे, लेकिन कितना नीचे ये पता नहीं है, लेकिन ये भी पता चल गया T से नीचे S, S से नीचे U रहेगा। अब P Q से हल्की, P जो है Q से हल्की, तो ये Q है, P जो है Q से हल्की यानी इससे नीचे, कहां नीचे ये नहीं पता है, P जो है Q से नीचे, क्योंकि लिखा है P Q से हल्की, तो P Q से हल्की यानी Q से नीचे, लेकिन का मतलब यही P की बात हो रही है। S से भारी, लेकिन S से भारी यानी कि S इसके नीचे रहेगा, तो यही वाला S है, तो इसको यहां से हटा के हम लोग यहां लिख लिए, और S के नीचे U आएगा तो U को हम लोग यहां लिख लिए। अब पूछा तो दूसरी सबसे भारी वस्तु, तो सबसे भारी T है और दूसरा भारी वस्तु Q है। अब तीसरा नहीं बताया जा सकता है, हट गया है, यहां पे है ही नहीं। अब तो इस तरह सिचुएशन, यानी कि पहले नंबर पर ये T है और दूसरे नंबर पर Q है। अब तीसरे नंबर पर P आएगा या R आएगा कंफर्म नहीं है, इसलिए दूसरा तक हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि दूसरे नंबर पर Q होगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है D। अगला प्रश्न है वेन आरेख का, शिक्षित माताएं और नियोजित, शिक्षित माताएं और नियोजित के लिए कौन सा सही है। नियोजित का मतलब होता है रोजगार युक्त, कह सकते हैं, यानी जिसको रोजगार मिल चुका है, जो कोई काम धंधे में लग चुका है, उसे कह देते हैं नियोजित, रोजगार युक्त, रोजगार पा चुका है।
तो इसमें सही होगा बी। अब किसी में शिक्षित लिख लीजिए, किसी में माताएं लिख लीजिए और किसी में नियोजित लिख दीजिए। अब इसका निष्कर्ष चेक करना है तो कर सकते हैं। देखिए, कुछ माताएं शिक्षित होती हैं यानी कुछ माताएं शिक्षित नहीं, तो कुछ शिक्षित लोग माताएं होती हैं, सभी शिक्षित लोग माताएं यानी कि नहीं होती हैं। कुछ माताएं नियोजित होती हैं, कुछ शिक्षित लोग नियोजित होते हैं, क्योंकि सभी शिक्षित लोग नियोजित नहीं होते हैं। और कोई इसमें चित्र सही नहीं होगा, आप शब्द लिखकर चेक कर लीजिएगा। अब इसमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पे, यानी कि आगे क्या आएगा, यहां पर कौन सा आएगा। देखिए एक बात तो इसमें क्लियर है, ए के बाद बी और बी के बाद यहां पर सी आ रहा है, बीच से शुरुआत हो रहा है। ई है तो ई के बाद एफ, एफ के बाद ऐसे जी, फिर जे, फिर के, फिर एल, पी क्यू आर। तो ऐसा ही विकल्प से हम लोग चेक करें, एक्स वाई और यहां पर जेड सही है, हो सकता है। वी डब्ल्यू यहां पे होना चाहिए, यहां पर एक्स, तो ये तो गड़बड़ है। एक्स वाई और जेड यहां पर होना चाहिए, भी नहीं है। डब्ल्यू एक्स वाई यानी ये भी सही हो सकता है, यानी कि ए और फिलहाल में ए और डी में से कोई एक सही होगा। तो एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, और भी कई तरीके से इसका आंसर आ सकता है, फिलहाल उसमें से एक तरीका मैं बता रहा हूं। तो ये जो बीच में है, जो ये किनारे हैं सी में कितना जोड़ने पर ही आ रहा है, तो डी ई यानी कि +2। और फिर शुरू वाले से बीच वाले में जाएंगे, यानी जे के पास जी है, और जी से जे आने में HIJ यानी कि +3। फिर शुरू वाला जो L है उससे हम लोग पहुंचेंगे बीच में, तो L है तो L से P, MNOP यानी कि +4। फिर शुरू वाले से बीच में जाएंगे, बीच वाले में याद रखिएगा, एक इधर है एक इधर है, तो बीच वाले में जाएंगे शुरू से, यानी कि R है तो अब कितना जुड़ना है, +5। तो R है तो STUVW यानी बीच में कितना आएगा, तो W आएगा। तो बीच में W इसमें नहीं है बल्कि इसमें है, इसलिए हमारा आंसर हो गया D। और भी कई तरीके से आंसर आ सकता है इसका, पहले से पहले का अंतर निकाल कर भी आ सकता है। अब ये श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है, इसे देखिए कैसे आंसर आएगा, खुद से प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइए। अंतर निकालते हैं ज्यादातर में, तो इसका अंतर 1 आया है, यहां इसका अंतर भी 1 आया है, इसका अंतर +4 आएगा, इसका अंतर 8 आएगा, 16 10 26 यानी यहां पर 9 आएगा, यहां पर आएगा 27। अब आगे हमें बताना है कि यहां पर क्या होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, ये एक को कह सकते हैं कि 1 का वर्ग है, इस वाले 1 को कह सकते हैं 1 का घन है, इसको कह सकते हैं 2 का वर्ग है, इसको कह सकते हैं 2 का घन है, इसको कह सकते हैं 3 का वर्ग है, इसको कह सकते हैं 3 का घन है, यानी 2 का जोड़ा बना लीजिए, 1 का वर्ग 1 का घन, 2 का वर्ग 2 का घन, 3 का वर्ग 3 का घन, 1 का वर्ग 1 का घन, 2 का वर्ग 2 का घन, 3 का वर्ग 3 का घन। तो अब नंबर 1 2 3 के बाद 4 का वर्ग रहेगा और उसके बाद 4 का घन आएगा। खैर हमारा आंसर 4 का वर्ग ही से आ जाएगा। देखिए वर्ग घन वर्ग घन वर्ग घन, अब वर्ग का नंबर 4 का, तो 4 चौके यहां पर हो जाएगा 16 का, यानी अंतर आना चाहिए। तो 52 में 16 जोड़ दिए, 6 2 8 5 1 6 68, हमारा आंसर सी आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना कि कौन सा बनेगा। तो किसी एक से ही हम लोग पकड़ के आंसर ला सकते हैं। तो जिसमें ये वाले चीज, इतने वाले को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे है, ऐसे है, लाइनिंग है ऐसे। तो दर्पण अगर यहाँ पे रखा हुआ है या कहीं पे रखा है तो ये दर्पण में बन जाएगा ऐसे, ऐसा दर्पण में। तो ऐसा लाइनिंग वाला किस में दिख रहा है, बाएं से दाएं बस हो जाना है। तो इसमें दिख रहा है, इसमें बाएं का बाएं मुंह है इसका, चोक वाला भाग, ये वाला भाग, तो इसमें बाएं ही रह गया है ये, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें नीचे चलाया है, तो दर्पण प्रतिबिंब में नीचे नहीं आता, जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे आ सकता है। और इसमें क्या किया है, तो ये बाएं है तो दाएं हुआ है। अब इसके जैसा ये है या इसके जैसा होना चाहिए, आप देख लीजिए। तो ये बना है ऐसे, और जबकि हमें चाहिए ये अपना, ये वाला जो है और ये वाला, दोनों में अंतर देखिए क्या है। इसमें जो आधार है यहां पर बना है, यानी 90 अंश का कोण यहां पर बना है, हमारा 90 अंश का कोण यहां चाहिए भी,
और इसमें देखिए 90 अंश का कोण कहां बना है, तो ये हमारा गलत हो जाता है, आंसर हो जाता है हमारा डी। अब ये भी प्रश्न कुछ पूछा है कि इसमें पारदर्शी पैटर्न कैसा दिखे जब कागज को डट डट से बनाई गई, मोड़ा जाए फिर खोला जाए, ऐसा कुछ सोच लीजिए। तो देखिए ऐसा आकृति है, कम से कम इतना कल्पना करिए कि एक त्रिभुज ऐसे है और दूसरा त्रिभुज जो है इधर से इधर मुंह है। देखिए एक त्रिभुज ऐसे है पहला वाला, और दूसरा वाला यहीं से शुरू होता है और ये ऐसे है, भीतर वाला ये दिख नहीं रहा, ऐसे कल्पना करिए। तो ऐसा देखिए इसमें तो दिख ही नहीं रहा क्योंकि यहां ऐसे ऐसे नहीं है, यहां ऐसे ऐसे नहीं है, इसमें भी यहां ऐसे ऐसे ये सब नहीं है, इसलिए भी नहीं। बी और डी में कौन होगा, तो देखिए क्योंकि अगर इसका नोकीला वाला भाग बाएं साइड में है इधर जाता हुआ, तो इसको यहां रहना चाहिए, यहां पे, तब बाएं साइड में होगा। यहां पर रहेगा तो इसको, क्योंकि यानी ये पलट चुका है, यानी इसका मुंह जो है दाएं साइड में हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब इसमें हमें अलग छांटना है, कौन सा अलग है शब्द, आनंद, भय, शांत, आक्रोश। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। देखिए अगर आप आनंद में होंगे तब भी आपका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, भय में भी आपका मन विचलित रहेगा, आक्रोश में भी आपका मन विचलित रहेगा, आनंद में भी विचलित रहेगा। लेकिन शांति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको कुछ भाव नहीं रहेगा, एकदम शांत रहेंगे, यानी कि शांति आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। या और भी कुछ आप सोचिएगा तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस आधार पे आंसर होगा। अब इसमें इस चित्र को ढूंढना है। तो देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ये ऐसे बना है, ये वाला एक चीज कम से कम इतना ये रह रहा है, तो ये चीज पे ध्यान दीजिए, ये चीज जो बना है और ये चीज बना है, यानी एक त्रिभुज जैसा कहीं से ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ये जो है ये एक त्रिभुज जैसा ऐसे कुछ बन रहा है। तो ये वाले चीज पर ही ध्यान दीजिएगा, इसी से आंसर मिल जाएगा। इसमें ये भी दिख रहा है, ये वाला ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। इसमें ये तो सही है, लेकिन ये जो त्रिभुज वाला ये चीज है, ये चीज, ये त्रिभुज वाला, इसमें ये डबल नहीं दिख रहा है, ऐसे दिखना चाहिए था, इसको ऐसे रहना चाहिए, नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी एक ही, एक ऐसे रहना चाहिए, एक ऐसे रहना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। और इसमें है तो ये के साथ साथ एक और दे दिया, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बीच में नहीं है, ये चीज है तो चिपक के, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए। छह घर है ABCD E और F, दो कतार में अवस्थित है, हर कतार में आमने सामने तीन है, यानी कि तीन घर है, एक इधर तो इसके सामने ये घर, इधर तो इसके सामने ये घर, इधर तो इसके सामने ये घर, यानी तीन घर ऐसे हैं और तीन घर उसके सामने हैं। तो अब पहला लाइन में लिख रहा है F जो है C के सामने है, F जो है C के सामने, यानी C का मुंह ऊपर है, तो अगर इस F का मुंह नीचे है, या F का मुंह अगर F यहां लिख दे तो C ऊपर लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो का मतलब C के बारे में बात कर रहा है, जो का मतलब होता है दूसरा नाम, यानी कि C, यानी C E के बाएं है, C E के बाएं, C जो है तो E यहां बना देंगे क्योंकि C E के बाएं साइड में हो जाएगा, यानी इसका भी मुंह ऊपर है। अब इसके भी सामने कोई ना कोई घर बनेगा E के। अब कह रहे D A के दाईं ओर है, तो अगर हम लोग यहां बना दे D A के दाईं ओर, तो नीचे चार लोग हो जाएंगे, ऊपर दो ही लोग हो पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, यानी कि D A को ऊपर बनाना पड़ेगा। अब D और A यहां बना दें और इनके सामने ये तीन लोग हो गए, तो इसके सामने तो हो जाएंगे, लेकिन अब E के सामने कौन होगा, यानी कि D A को इधर नहीं बना पाएंगे, तो D जो है A के दाईं ओर है, तो चूंकि A का मुंह इधर साइड में है ऐसे घर का, तो D जो है A के दाईं तरफ हो गया। अब एक ही नाम बचा है B, तो B यहां हम लोग लिख देते हैं। और पूछ रहा है कि तो B, तो किस घर का मुंह B की ओर है, तो किस घर का मुंह B की ओर है, तो B की ओर मुंह है A का, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प B जिसमें A लिखा हुआ है। अब इसका उत्तर दीजिए, प्रश्न बहुत आसान है। देखिए S है तो लास्ट में T लिख दिया, Y है तो लास्ट में Z, M है तो N, P है तो Q, H है तो I, यानी ऐसे लिख दिया है। तो अब डायरेक्ट आंसर पे आ जाइए, T है तो U लास्ट में, H है तो I, U है तो V, R है तो S, S है तो T, D है तो E, A है तो B,
y है तो z, ZEBT, ZBET इसमें भी है, इसमें नहीं है, ZBET इसमें भी नहीं है, इन दोनों में ही आंसर होगा ZBET। उसके बाद क्या है SBIU, SBIU इसमें है, यानी हमारा आंसर हो जाता है C। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए समय समय पर रीजनिंग के ट्रिकी वीडियो मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।